कहाँ लगाइए सिक्का से क्या कर दें हाँ फिर मैंने यार जानता दवा जरा फिल्म बना के उसको बनाओ अब लम्बे हर की पहले घर में काम कर घर में निकल पूरा घर में खबर पूरा भाई देखिए, आज एक गोष्ठी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये गोष्ठी आप लोग जानते हैं कृषि विभाग की तरफ से आयोजित की गई है और फील्ड डे के रूप में इसमें जो हम लोग बोए गए हैं, खेत में बोए हैं, उनके बारे में हम लोग और जानकारी कैसे लें, कैसे और उसमें और उत्पादन हो सकता है, क्या कमी हमारी रह गई। और इसी के साथ साथ साहब आए हैं प्राकृतिक खेती के बारे में बताएंगे। तो हम लोग थोड़ी सी इस समय गोष्ठियाँ जितनी भी की जाती हैं, गोष्ठी और मीटिंग, सारे प्रोग्राम किसानों को जागरूक करने के लिए कि हम थोड़ा सा कार्यक्रम होते रहते हैं, थोड़ा सा दिलचस्पी बढ़ती है और आदमी थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। जो सुस्त हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं, काम करना अपना शुरू करते हैं। तो खेती बाड़ी के बारे में कि कैसे हमारा उत्पादन बढ़ जाए, आगे बैठिए, कैसे हमारा उत्पादन बढ़ जाए, इसी के बारे में किया जाता है कि कैसे। अच्छा, दो चीज़ है, बड़ी महत्वपूर्ण की चीज़ है। दो चीज़ हम जानते हैं, एक हमारा स्वास्थ्य और एक हमारे पास पैसा। दो चीज़ होना चाहिए। स्वास्थ्य, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो सारा काम हमारा सही होगा। एक कहावत है, शायर ने लिखा है, पहला सुख निरोगी हो काया और दूजा सुख घर में हो माया। अगर स्वास्थ्य हमारा सही है तो सारा कार्यक्रम हमको अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, पीना भी अच्छा लगता है, कार्यक्रम भी अच्छे लगते हैं। स्वास्थ्य नहीं सही है तो हम चला नहीं पाते, खुरपी भी नहीं चला पाएंगे, खेत में छोड़ो तो ठीक हो जाएंगे, चलाएंगे। और पैसा होना भी जरूरी है। स्वास्थ्य हमारा सही होकर के भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हमारे पास पैसा न हो। इन दोनों चीज़ का होना जरूरी है। इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए सरकार, हमारे अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंस, सारे डिपार्टमेंट जितने बने हैं, इन्हीं दो काम के लिए, यही दो काम हमारा सही हो जाए, हमारे किसान स्वस्थ रहें और उनके पास आमदनी। तो स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, संतुलित भोजन, शुद्ध भोजन, पौष्टिक भोजन, स्वादिष्ट भोजन ये होना चाहिए। अब इसके लिए संतुलित भोजन, स्वादिष्ट भोजन और पौष्टिक भोजन, इसके लिए हमें चाहिए सही अनाज, शुद्ध अनाज और पौष्टिक अनाज। आज जो हम लोग पैदा कर रहे हैं, तमाम वैज्ञानिकों ने इसको देखा कि जो रासायनिक खादों से उत्पादन हो रहा है, उनके कंपोजिशन में और जो प्राकृतिक किया जा रहा है, नेचुरल की जा रही है, उससे जैविक खेती की जा रही है, उसके कंपोजिशन में फर्क आ जा रहा है। तो इस तरह से हमें, हमारा अगर शुद्ध हुआ, सही उत्पादन हुआ, तो उसके खाने से हमारा स्वास्थ्य सही होगा। और ये कैसे होगा? एक तो ये कि हम सही तरीके से हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करके प्राकृतिक खादों का, जैविक खादों का, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, बर्मी खाद, इनका इस्तेमाल करें। दूसरी चीज,
हमें पैसा भी चाहिए। पैसा के लिए हमारा उत्पादन भी होना चाहिए। बहुत से किसान ऐसे हैं, बहुत से किसानों के लड़के जो पढ़ लिख करके इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, सरकारी नौकरियों में उन्होंने जगह हासिल की, लेकिन वो सरकारी नौकरी छोड़ करके खेती में आकर के, पशुपालन में आकर के पशुपालन करके अपना आर्थिक दशा सुधार दीजिए। बहुत सी औरतें समूह बना करके समूह के जरिए से मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। मशरूम पैदा करके बेच करके आमदनी कर रही हैं। एक इंजीनियर का मैं पढ़ रहा था एक दिन, इंजीनियर थे किसी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट, उन्होंने वो नौकरी छोड़ करके भैंस पालन किया। मुर्रा भैंस पाली। करीब उनका था कि 150 के करीब उनकी मुर्रा भैंस थी, और उनका कहना था कि हर औसत दूध उत्पादन 17 लीटर था। 17 लीटर के जरिए से उन्होंने कई लाख की कमाई उनकी होती थी। इसी तरह से जो भी हम आमदनी कर खेती करेंगे, चाहे गेहूं का करें, अन्न का करें, दलहन करें, तिलहन करें, या पशुपालन में करें, शहद उत्पादन करें, तो फ़ायदा है। अगर हम सही तरीके से करते हैं तो इन सारे के सारे चीज़ों में फ़ायदा है, इससे हमें आमदनी हो सकती है। अगर हम जरा सी लापरवाही करें तो हमारी खेती भी चौपट हो सकती है, पशुपालन भी चौपट हो सकता है, और हमारे अन्य धंधे भी चौपट हो जाएंगे जरा सी हमारी लापरवाही की वजह से। तो सावधानी हमें करनी पड़ेगी। तो हमें उत्पादन हमारा ज़्यादा हो जाए, इसके लिए हमें थोड़ी सी 4-5 बातें वैज्ञानिकों ने तय की है, उस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। आज हमारी खेतियां भी कम होती जा रही हैं। जितना अब एक तो हमारे यहाँ बंटवारा होता चला जा रहा है, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने से खेतों में मकानात बन रहे हैं और खेतों का बंटवारा भी हो जा रहा है, तो बहुत कम खेत हो पा रहा है। तो उन्हीं थोड़े से खेत में कैसे हम कम लागत लगा करके ज़्यादा उत्पादन कर लें, इसी बात पर हमें विचार करना है। इन बातों के लिए कुछ पॉइंट हैं जो कि आप लोग करते हैं, उन्हीं पॉइंट को हम लोगों को फिर से विचार कर लेना है कि कैसे हम उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो जो खेती के बारे में है, एक तो बीज होना चाहिए, जमीन और उसका प्रबंधन। बीज के बारे में कहना है कि बीज हमारा सही हो। किसी भी लाइन पे हम काम कर रहे हैं, खेती में कर रहे हैं तो ज़्यादा उत्पादन देने वाला बीज हो। पशुपालन में कर रहे हैं, पशुपालन में जिस लाइन से कर रहे हैं, दूध के लिए हम कर रहे हैं, तो ज़्यादा दूध देने वाली हमारी गाय हो, चाहे दूध देने वाली भैंस हो। मछली में कर रहे हैं, मछलियाँ की भी ऐसी वैरायटी हो, ऐसी प्रजाति हो जो थोड़े ही दिन में ज़्यादा बढ़ जाती हो। इसी तरह से मशरूम का है और बकरी का है। जो भी हम काम करते हैं, मुर्गी पालन का है, जो भी हम काम करें उत्पादन के लिए, इकोनॉमिक के लिए, उसका हमें बीज सही होना चाहिए। खेती के बारे में अगर हम ये देखने में आता है, इतनी गोष्ठियाँ हो रही हैं, इतनी वो साइंस आगे बढ़ गई, इसके वो मीडिया के जरिए से तमाम अखबारों में और इसमें मोबाइल पर आते रहते हैं समाचार, लेकिन फिर भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपने घर का ही बीज बो देते हैं। और बहुत से किसान तो ऐसे हैं, वो बताते भी हैं कि हमने वो हाईब्रिड जो पर साल बोया था उसी का बीज फेंक दिया। तो समझ लीजिए कि हाईब्रिड
दोबारा ये नहीं पैदा होता। एक बार आप हाइब्रिड बो दिए, फिर दोबारा उसी बीज को बोएंगे तो पैदा नहीं होगा, जमाव कम होगा, उत्पादन कम होगा, या तो जमेगा ही नहीं। तो हाइब्रिड अगर बोना है तो हर साल आपको नया लेना होगा। बीज लेने के लिए, अच्छा बीज के बारे में जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जानते भी होंगे 4 किस्म के बीज होते हैं। एक होता है बीज जर्म प्लाज्म, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर सीड, या हिंदी में समझिए लोकल भाषा में पहली कली, जो पहले तैयार की जाती है। पहले वैज्ञानिक तैयार करते हैं, साइंटिस्ट, या यूनिवर्सिटी में तैयार करते हैं, या प्राइवेट, आजकल तो प्राइवेट भी सेक्टर बहुत बढ़ गए हैं, तो प्राइवेट वाले भी, उनके यहाँ भी बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं जो अनुभवी होते हैं, उस बीज को तैयार करते हैं और करते हैं सिलेक्शन से, उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा अच्छा है, या उसको क्रॉसिंग करा करके एक पौधे का पालन ग्रेन, एक पौधे का कल धूल दूसरे पौधे पर मिलाते हैं, तो इससे क्रॉस करके उससे जो पैदा होता है बीज, उस बीज को देखते हैं कि सही है कि नहीं, कोई रोग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई इसमें और उत्पादन हो रहा है कि नहीं, तो उसको सेलेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं पहली कली या जर्म प्लाज्म न्यूक्लियस सीड। ये बीज ये साइंटिस्ट ही कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से किसान भी करते हैं। एक किसान मैं देखा, इधर सरदहा एक जगह पड़ती है, महाराजगंज की तरफ जाइए, सरदहा मौर्या जी हैं, वो कानपुर यूनिवर्सिटी में रहे, वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का वो वेजिटेबल सब्जी विभाग में रहे, वहाँ से कुछ सीख करके आए, अपने यहाँ खुद ही गोभी का बीज, मूली, गाजर, बैगन, तमाम सब्जियों का बीज तैयार करते हैं। कुछ क्रॉसिंग से भी करते हैं और कुछ सिलेक्ट करके करते हैं, और अपने नाम से वो बीज बेचते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी होता है, और तमाम और किसान भी सीख करके इसको अपने यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उस सिचुएशन चाहिए जहाँ पर कि हो और चीज़ों का इसका ध्यान दिया जाता है, प्रतिबंध होता है कि दूसरा चीज़ इसमें न मिले। दूसरा बीज इसी बीज को, जो पहला बीज जर्म प्लाज्म का निकाले, इसी बीज को दोबारा बो करके बोते हैं। जब उसमें से और ज़्यादा होता है, उस बीज को सेलेक्ट करके उसमें भी देखते हैं कोई पौधा दूसरे किस्म का नहीं है, कोई बड़ा तो नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई रोग लगने वाला नहीं है, सब देख करके फिर उससे जो बनता है बीज, उसको कहते हैं ब्रीडर सीड, या हिंदी में कहते हैं अभिजनक बीज कहते हैं, या ब्रीडर सीड। ये भी यूनिवर्सिटी में होता है। इसकी पहचान ये है कि इसके बोरे में एक ही टैग होता है, एक टैग होता है लाल रंग का, गाढ़े लाल कत्थई रंग का होता है, उस पर वो उसका नाम लिखा होता है, उस संस्था का कि कहाँ से पैदा किया गया। फिर उस बीज को दोबारा जब बोते हैं तो उसमें से जो पैदा होता है उसको कहते हैं फाउंडेशन सीड या आधारी बीज। आधारी बीज ये वैज्ञानिकों के पास होता है, कभी कभी किसानों को मिल जाता है, कभी कभी सरकारी स्टोरों पर भी आ जाता है। मैंने कई बार देखा है कि सरकारी स्टोर पर भी आधारी बीज आ गया था और किसानों को मिल जाता है। अब ये आधारी बीज जब बोते हैं तो इससे जो पैदा होता है वो होता है प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड। यही बीज हम लोगों को मिलता है जो कि हम लोग खेत में बोते हैं। ये सर्टिफाइड सीड में इसमें 2 टैग होता है, जो कागज का लिखा होता है, कागज का चिट होती है उसमें लगी होती है, 2 होती है। एक तो उसका नाम होता है जो फार्म पैदा किया, जिस फार्म पर उगाया गया, जिस खेत में उगाया गया उसका नाम होता है, और दूसरा उसका नाम होता है जिसने उसको प्रमाणित किया, जिसने उसको देखा, जिसके सामने वो किया। इसके बाद जब हम बोते हैं तो हमारा अनाज होता है जिसको कि हम खाते हैं। इसको हम अपने घर पर भी पैदा कर सकते हैं। घर पर पैदा करने के लिए हम आधारी बीज हम ले आवें कहीं से, या तो यहाँ कृषि विभाग में भी हम कह दें,
वहाँ से भी हम मंगवा सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में संपर्क करके वहाँ से भी मंगवा सकते हैं, या कोई संस्था जैसे कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा है या और कोई प्राइवेट सेक्टर है, उनसे भी कह करके आधारित सीड मंगा सकते हैं। अच्छा, बहुत से किसान भी बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं जैसे तराई बीज निगम, या कभी कभी कृषि विभाग में भी आता है, बीज उत्पादन प्रोग्राम आ जाता है, तो बीज उत्पादन करते हैं। बीज जो पैदा होता है ये थोड़ा सा अनाज से महंगा बिकता है, इसको बेच करके हम आमदनी कर सकते हैं। तो आधारी बीज ले करके उसको हम बोते हैं। अगर हमें खुद बोना है तो उसका हमें प्रमाणित कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें उसको बेचना है तो हम उसको प्रमाणित करा सकते हैं। प्रमाणित कराने के लिए प्रमाणित संस्था बनी है आजमगढ़ में। आप कृषि विभाग से संपर्क करके वहाँ से आप पता कर लेंगे, तो वहाँ आप प्रमाणित करा सकते हैं। उसका पैसा लगता है कुछ, और उसके इंस्पेक्टर आते रहते हैं, आपका चेक करते रहते हैं। खेत भी चेक करते हैं, बुआई समय करते हैं, कटाई के समय, और सारा आपका चेक करके अपने सामने बीज तैयार करवाते हैं। या तो आप खुद पैदा कर सकते हैं या संस्था बना करके, जैसे आजकल आप लोग जानते होंगे कि वो क्या बन रहा है, FPO संस्थाएं बन रही हैं, इसके जरिए से, और समूह बना करके, सोसाइटी बना करके, उनके जरिए से आप उसको पैदा करके बेच सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा या अलग से समझना पड़ेगा जानकार लोगों से, या कृषि विभाग से, या कृषि विज्ञान कोटवा पर। इन सब से संपर्क करके आप बीज पैदा कर सकते हैं और अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो बीज के बारे में मैं बात कर रहा था कि बीज हमारा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा उत्पादन वाला होना चाहिए। इसी के साथ ही एक बात और, मैं बीज के बारे में 3 बात बताता हूँ अपने साथियों को और अपने किसान भाइयों को। 3 बात का अगर हम ध्यान दें तो बीज हमारा सही हो सकता है। एक तो ये कि हम किसी विश्वसनीय दुकान से लें या तो सरकारी दुकान से लें। विश्वसनीय दुकान से फायदा ये होगा कि वो आपको धोखा नहीं देगा। अगर आपने ऐसी तैसी दुकान से ले लिया तो कभी कभी ऐसा होता है, बीज जब घट जाता है, बीज नहीं मिलता है, मांग ज़्यादा हो जाती है, बीज बाजार में नहीं है, तो बाजार से ही वही दाना जो खाने वाला है अनाज खरीद करके बोरे में पैक करके उसको रंग करके सील करके और आपको बीज इस तरीके से बेच देते। इस तरह से तो विश्वसनीय दुकान से ले, और दूसरी बात या तो सरकारी गोदाम से ले। सरकारी गोदाम पर मिलावट करने का कोई चांस नहीं है। इनको तो अपनी जितना बीज आ जाता है वही बेचने में लाले पड़े रहते हैं, वही बेचना पड़ता है। और तो इसलिए इनके यहाँ कोई मिलावट की बात नहीं है, वही बीज बिक सकता है, सही बीज आपको मिल सकता है। दूसरी बात का ध्यान ये देना है, अब ये सीजन आप लोगों का चल रहा है जायद का। हमारे समझ से इस समय जो फसल आपकी खड़ी है, गेहूं सरसों तो लगभग कटी गई होगी, कुछ बाकी होगी अभी, लेकिन वो भी जल्दी ही 1-2 दिन में कट जाएगी। गेहूं में हमारे समझ से अब कोई रोग लगने वाला नहीं है। रोग जो कंडुआ लगता है इसकी दवा कोई नहीं है, इसकी आप बताता हूं मैं अभी आगे चल करके। तो इस तरह से ये जो आप सीजन चल रहा है इसमें आप इसकी गेहूं, उड़द, मूंग, गन्ना, सूरजमुखी, मक्का की भी बुआई कर सकते हैं। मक्का एक ऐसी फसल है, मक्का और सूरजमुखी 2 फसलों के बारे में मैं जानता हूं, और फसलें होंगी, लेकिन 2 फसलों के बारे में मेरा अनुभव है कि ये फसलें तीनों सीजन में उगाई जा सकती हैं। मक्का, सूरजमुखी। लेकिन सूरजमुखी के बारे में वैज्ञानिकों का थोड़ा सा मतभेद हो गया कि सूरजमुखी ऐसी चीज है कि अगर इसके बीज को रख देते हैं और फिर रख करके पेराते हैं तो उसका तेल खराब हो जाता है, बीज ही खराब हो जाता है। और दूसरी चीज कि तेल अगर हम पेरा करके रख दें, तेल बना कर रख दें, तो तेल भी कुछ दिन में खराब हो जाता है, खट्टापन आ जाता है।
इसलिए सूरजमुखी का प्रदर्शन, सूरजमुखी की खेती को गवर्नमेंट ने उसका कम कर दिया कि सूरजमुखी न पैदा। तो इन सीजनों में अगर बोना है, बीज आपका बढ़िया मिल गया, तो अपने घर पर इसका जर्मिनेशन टेस्ट, अंकुरण परीक्षण कर लेना चाहिए कि जमाव अच्छा है कि नहीं। कभी कभी विश्वसनीय दुकान से ले आइए, फिर भी जमाव उसका अच्छा नहीं होता। ये सब बातें आई हैं किसानों के जरिए से। ऐसी गोष्ठियों में बहुत से किसान उठाया कि हम बीज ले आए साहब, बो दिए, हमारा जमा नहीं। तो उसका अंकुरण परीक्षण, जर्मिनेशन टेस्ट कर लेना चाहिए। इसके लिए 100 दाना लेकर के किसी तरह से उसमें परखी से या किसी तरह से निकाल करके बोरे में से बिना खोले ही किसी गीली जगह पर रख दें या गीले टाट से ढक दें उसे। 3-4 दिन में उसमें अंकुआ निकल आएगा, अंकुरण हो जाएगा। अब उसको देख लें, अगर 100 में 80 से ज़्यादा जम रहे हैं तब तो ठीक है, हमारा बोने के काबिल है, हम उसको बो दें। इससे कम जम रहा है, इसको हम न बोएं, इसको हम वापस कर दें, या वापस नहीं हो रहा है तो इसको हम बो करके या किसी तरह से अपना काम में ले लें। तो 2 चीज़, एक तो एक जान पहचान की दुकान से लें, दूसरा चीज़ इसका अंकुरण परीक्षण कर लें। तीसरी बात कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लग जाती हैं तो ठीक नहीं होती, जैसे गेहूं और धान में कंडुआ, लेढ़ा, धान में लेढ़ा कहते हैं उसको। बीज के जगह पर दाने वो पाउडर बन जाते हैं, काले पाउडर बन जाते हैं या हरे पाउडर बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दाना आधा काला रह जाता है, आधा ठीक रहता है। इसको बरनाल कंठ कहते हैं, कंठ बरनाल। तो ये बीमारियां लग जाती हैं। अरहर, चना, मटर, उड़द, मसूर, इनमें उकठा की बीमारी लग जाती है। और इसमें मिर्चा, आलू, टमाटर, पपीता, इनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, इसको कहते हैं मुजैक। ये बीमारियां ठीक नहीं होती, अगर लग गई तो ठीक नहीं होती। तो इसके लिए बुआई से पहले ही बीज का उपचार कर लेना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ सीड, इसको उपचारित, बीज को उपचारित कर लें किसी भी फंगीसाइड से, फफूंदनाशक से। थीरम, बोवेस्टीन, कार्बेंडाजिम, ये दवाएं आती हैं, जहाँ से आप बीज लेंगे वहाँ मिल जाती हैं। कभी कभी कृषि विभाग में ज़बरदस्ती देना पड़ता है, लेकिन उसको ले आइए, उससे आप उपचारित करके उसको बोएं। उकठा के लिए खूब आप लोग जानते हैं ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित करें। ट्राइकोडर्मा से हम बीज को भी उपचारित कर सकते हैं और खेत को भी। बीज को उपचारित करने के लिए 4-5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। मेरा तो अंदाजा ये है कि उसको उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा से बीज को थोड़ा सा नम कर दें, ज़्यादा उसमें चिपक जाता है। और किसी घड़े में बीज डाल करके उसी में ट्राइकोडर्मा डाल दें, फिर उसको हिला दें, उलट कर दें, उसमें मिल जाता है। फिर उसे साए में सुखा करके और उसे धूप न लगे, शाम के वक्त खेत में बो। एक बात का और ध्यान दें, हमारे पास अगर खेत हैं, हम 3-4 साल उस फसल को उस खेत में न बोएं जिसमें उकठा लगा। अगर खेत नहीं है तो खेत को भी हम उपचारित कर सकते हैं अगर बोने का सीजन है। चना भी बहुत से किसान कहते हैं बुआई बंद हो गई है, लेकिन मैंने देखा फील्डों में कि बहुत से किसान अभी भी चना, अरहर की खेतियां कर रहे हैं, हो रही हैं। तो इसके लिए खेत को उपचारित करने के लिए 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 20-25 किलो गोबर के खाद में मिला करके उसको साए में कहीं रख देते हैं, उसे नम कर देते हैं, हल्का सा पानी छिड़क देते हैं। फिर 1 हफ्ते में उसमें ट्राइकोडर्मा जम जाएगा फफूंद की तरह से, और उसे बुआई से पहले मिट्टी में मिला देते हैं। एक और दवा का नाम आप लोग जानते होंगे,
ब्यूवेरिया बैसियाना, ये भी उकठा के लिए भी काम करता है और दीमक के लिए भी काम करता है। दीमक के लिए भी जैसे इसको भी उसी गोबर के खाद में मिला करके साए में रख देते हैं, जब जम जाता है तो खेत में मिला देते हैं, तो उसमें दीमक भी नहीं लगता और उकठा भी नहीं लगता है। तो दीमक के लिए एक तो बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। नीम की खली अगर हम डाल देते हैं, या नीमकोड़ी ही, नीम का वैसे ही वो डाल देते हैं बीज, नीम का बीज इकट्ठा करके निमौली, अब ये जुलाई में ज़्यादा होती है, जुलाई इकट्ठा करके उसे किसी तरह से पानी में धो करके उसका छिलका निकल जाएगा, फिर उसे खेत में डाल देते हैं। तो इससे दीमक भी नहीं लगता और भी कीड़े नहीं लगते और तमाम चीज़ें, और इसका न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है नीम की खली से। अच्छा, हम लोगों ने बंद कर दिया नीम की खली। अब कंपनियां इस नीम की खली को, नीम के तेल को और प्रोडक्ट बना करके ये बेच रही है। नीम की खली भी अगर हम थोड़ी से परिश्रम करके, थोड़ा सा मेहनत करके हम कर लें तो हमारे इन रोगों से, इन कीड़ों से हमारा बचाव हो सकता है। इस तरह से हमें उपचारित, अपने बीज को उपचारित कर लेना चाहिए, किसी भी फंगिसाइड से, ट्राइकोडर्मा से या और किसी से, जैसे दलहन वलहन होती हैं, इसमें राइजोबियम का भी उपचार किया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि उसके जड़ में जो गांठ होती है, गांठ में बैक्टीरिया होते हैं, उसी बैक्टीरिया का आटा कल्चर आता है, उसी से हम उपचारित कर लेते हैं। हर दाल के लिए अलग अलग कल्चर होता है, चना का अलग होगा, मटर का अलग होगा, मसूर का अलग होगा, उड़द का अलग होगा। तो इस तरह से उससे भी हम उपचारित कर लें और जहाँ से आप बीज लें। और एक बात को मैं और आप लोगों को सलाह दूंगा कि अपने कृषि अधिकारियों से, जो आपके ब्लॉक में तैनात किए गए हैं, अगर ब्लॉक की तरफ आप जाते हैं तो उनसे भी थोड़ा सा संपर्क कर लिया करें कि इस समय हमारे खेत में ऐसा चल रहा है, हमारी फसल, थोड़ा सा उनको भी जानकारी रहे कि आपकी फसल कैसी हो रही है, या आप अपना ज्ञान भी साझा कर सकते हैं, कैसा हो रहा है, ऐसा रोग लग रहा है, कौन सी दवा आई है, इस तरह से आप उसका उपचार कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमें जमीन पर भी, अपने भूमि पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमारी जमीन उपजाऊ हो। इसके लिए मैं एक सलाह देता हूं किसान भाइयों को, अपने साथियों को और अपने शुभ चिंतकों को जो हमारे साथ रहते हैं, कि गर्मी की जुताई जरूर करना, क्योंकि हम रोटावेटर से जोतते एक परत तक हम जुताई करते हैं, बाकी नीचे की परत हमारी कड़ी हो जाती है, हमारी जमीन खराब हो जाती है। गर्मी में हम एक बार अगर जुताई कर देते हैं, मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर देते हैं, तो हमारी जमीन और नीचे तक की भुरभुरी हो जाती है। इससे 3 बड़े बड़े फायदे तो मैं जानता हूं, उसको बता रहा हूं। तो एक फायदा तो यह है कि मैंने देखा कि गर्मी की जुताई अगर कर दी जाए तो बरसात में जो फसल बोई जाती है, घास कम उगती है। इस तरह से जो हमें घास के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, उपचार करना पड़ता है, तो उसमें पैसा हमारा खर्च होगा, कम खर्च होगा, लागत हमारी कम आएगी, उत्पादन ज़्यादा। एक बात यह कि घास कम उगती है। दूसरी चीज़ ये कीड़े, बहुत से कीड़े हैं। तो एक बात आप लोग जानते होंगे, जो खरीफ में धान में या मक्का में फुदका लग जाते हैं, ग्रासहॉपर, पत्तियों को काट काट के गिराते रहते हैं, ये उसी समय, बरसात के समय ही जमीन में गड्ढा खोद करके उसी में इनकी मादा अंडा दे देती है और उस जमीन को बंद कर देती है, उसी में वो पड़े रहते हैं अंडे उसके। फिर अगले साल जुलाई के करीब उसमें से बच्चे निकलते हैं और जमीन से निकल करके फुदकने लगते हैं, बरसात में ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से अगर हमने जुताई कर दिया तो वो गड्ढे भी ऊपर खुल जाते हैं, एक तो सूरज की रोशनी से और जल जाते हैं, मर जाते हैं, और नहीं तो चिड़िया, बहुत सी चिड़िया हैं कि उनको खा जाती हैं, और इस तरह से कीड़े
भी हमारी फसल में कम लगती है। तो इस तरह से, और तीसरी चीज ये जो हमारी जमीन बहुत कड़ी हो गई, सूरज की रोशनी से बहुत ही उत्तप गई। जब पानी बरसता है, पहला पानी बरसता है, तो पानी बहुत ही ज्यादा हमारे खेत में शोषित हो जाता है, और पानी के साथ वायुमंडल में नाइट्रोजन है, पानी के साथ उस पानी में नाइट्रोजन घुल करके हमारी जमीन में आ जाते हैं। इस तरह से हमारी जमीन उपजाऊ हो जाती है। इसमें यूरिया, नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे हमें अलग से खाद देने की बहुत कम ही जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने देखा है कि जब पहला पानी बरसता है, अगर कोई उसमें भीग गया तो उसको फोड़ा फुंसी हो जाता है। ये नाइट्रेट की वजह से ही होता है। नाइट्रोजन उसमें रिएक्शन करता है और शरीर को लग जाता है, अम्ल होता है, तेजाब होता है, उसके जरिए से हमारे शरीर में फोड़ा फुंसी होना शुरू होता है। तो पहले पानी से, जो पहली बार पानी बरसता है गर्मी के बाद, तो उससे हमें बचना भी चाहिए। हमारा खेत उपजाऊ हो जाता है। इस तरह से गर्मी की जुताई से हमारा खेत बड़ा ही उपजाऊ हो जाता है, हमें अन्य चीज़ों की जरूरत कम पड़ती है। इसी तरह से पशुओं के बारे में भी मैं बता दूं, थोड़ा सा मुझे पशुओं के बारे में भी कुछ अनुभव है। तो पशुओं के बारे में भी, पशु हम देखिए, हम लोग भी कई किस्म से पशु रखते हैं। एक तो दूध के लिए रखते हैं, पहले हम लोग पालते थे, बछड़े के लिए भी पालते थे, लेकिन अब बछड़े की जरूरत नहीं है। अब बैल से खेती होना बंद हो गई है, बैल की जरूरत नहीं है। हमारे एक अधिकारी थे, कहते थे कि सिस्टम पर लोड देने की जरूरत नहीं है, कि बैल बांध करके रखो, सीजन में 4-5 दिन उसे काम लो, बाकी उसको खिलाते रहो। इस तरह से बैल की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें खेती से होने लगी हैं। अच्छा, गायों में भी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लोगों को मालूम होगा कि अब ऐसे बीज आ गए हैं, सीमन जो चढ़ाए जाते हैं, गर्म होती है गाय भैंस को, उसको लगा देने से सिर्फ बछिया ही पैदा होगी। लेकिन वो बीज अभी थोड़ा महंगा आ रहा है। आप अपने बाइफ में या पशु चिकित्सालय में संपर्क करके वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं कि कैसे होता है। ऐसा ट्रायल किया गया और उसमें तमाम की तमाम बछिया ही। तो इस तरह से हम दूध के लिए अगर कर रहे हैं तो दूध वाली नस्ल हो। अच्छा, इसमें भी लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जानवरों में भी, जानवरों में 2 किस्म से हम कर सकते हैं। एक तो सरकारी फार्म से ले सकते हैं। सरकारी फार्म आपका एक तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, इसमें है कुमारगंज के पास। दूसरा BHU का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बनारस में ही एक फार्म और है, शहनशाहपुर राजा तालाब के पास, वहां पर भी है। मिर्जापुर में है एक फार्म, बाबूगढ़ फार्म। इस तरह से यहाँ पर, और एक सबसे बड़ा जो रिसर्च सेंटर है जानवरों का, यह है करनाल, हिसार में। हिसार में एक जगह है करनाल, वहाँ पर बहुत बड़ा सेंटर है। मध्य प्रदेश में सतना जगह है। यहाँ पर हर किस्म के गायों का, भैंसों का चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। वहाँ से नई नई गायें, नई गाय का मतलब कि हाइब्रिड, संकर गाय का मतलब एक विदेशी गाय जैसे जर्सी फ्रिजियन, उनको देसी गाय से मिला करके नई किस्म की गाय पैदा की जाती हैं। वो कहते हैं, उसको कहते हैं संकर गाय। एक गाय का नाम रखा है, ये हिसार में एक यूनिवर्सिटी है, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय हिसार। इन लोगों ने एक गाय निकाली है, उसका नाम रखा है हरधेनु गाय। हरधेनु, ये वहां पर 38 लीटर दूध दिया, और उसके इंचार्ज का रहते कि अगर खिलाई पिलाई की जाए बढ़िया से, किसानों के यहाँ तक 50-60 लीटर दूध दे सकती है एक दिन में, 24 घंटे में। अरे दी हैं। करनाल में एक गाय जो कि जर्सी इसके फ्रिजियन की क्रॉस थी, 65 लीटर तक की दूध दिया।
प्योर नहीं होती। प्योर गाय हमारे यहाँ नहीं रह सकती। प्योर गाय के लिए बहुत बड़ा उसमें सिस्टम होता है, उसके लिए बहुत ही करना पड़ता है। एक फार्म था उड़ीसा में, हम लोग ले आए थे उड़ीसा से जर्सी गाय, प्योर जर्सी गाय ले आए थे। 5 गाय लाए थे हम, 2 सांड था, 3 गाय थी। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, अब अयोध्या नाम हो गया है उसका, वहाँ पर रखा गया। लेकिन वहाँ का थोड़ा सा सिस्टम खराब था, जलवायु भी खराब है, तो इसलिए एक भी नहीं बची। तो इसलिए ये क्रॉस हैं। प्योर गाय 108 लीटर दूध दिया है कनाडा में, समझ लीजिए। और 84 सन 1984 की बात मैं बता रहा हूँ। 1984 में ऑल इंडिया कैटल शो लगा था यहाँ इलाहाबाद में, इंदिरा गांधी जी थी उसमें, वो आई थी। गोरखपुर के थे एक पौधार, इनकी डेयरी बड़ी मशहूर थी। उस जमाने में इनकी एक फ्रिजियन गाय 40 लीटर दूध देकर के रिकॉर्ड तोड़ा था। तो इस तरह से गाय हैं। अभी भी यहाँ पर हमारे आजमगढ़ में भी कुछ गायें हैं जो 25-30 लीटर तक की दूध देती हैं, क्रॉस गाय हैं। और जो हमारी देसी गाय हैं, देसी गाय में साहिवाल, सिंधी, गिरी, 3 गाय बड़ी मशहूर हैं। ये गाय 20-22 लीटर दूध हद्दी हद्दा देती है, जो कि हम लोग पढ़ते रहते हैं यूट्यूब पर या गूगल पर कि 50 लीटर दूध देने वाली हैं। ये समझिए कि ये बात वैसे ही निकाल देते हैं, अटकल पच्चू। ये गाय 20 लीटर हद्दी हद्दा 22 लीटर तक की दे सकती, इससे ज़्यादा दूध ये नहीं दे सकती। इतना भी कम नहीं है। अगर औसत दिया 15 लीटर तक की दिया तब भी हमारी गाय ठीक है। 2 गाय हमने रख लिया, 30 लीटर तक की दूध दे रही है। अब इसमें भी खरीदने में, जैसे हम सरकारी संस्थानों से ले लिया, यूनिवर्सिटी से या करनाल से, तो यहाँ नीलामी होती है। और नीलामी का टाइम होता है, जब उनके पास ज़्यादा हो जाती हैं या कुछ उसमें डिफेक्ट आ जाता है। जैसे कभी कभी होता है उसका थन ही खराब हो जाता है। उड़ीसा में मैं देखा जर्सी का फार्म था, किसी गाय का 1 लर कटी है, किसी का 2 कटी है। इस तरह से तमाम गायों को थने रोग से कटे हुए थे। तो ऐसी गायों को निकालते रहते हैं। तो ऐसी भी गाय लेकर के उनके बच्चे से हम फायदा उठा सकते हैं। नहीं, मेलों में जैसे लोकल मेला लगते हैं, लोकल बाजार लगती है। लोकल बाजार इधर तो मैं नहीं जानता, ये बाराबंकी में एक जगह है मसौली, मसौली में बहुत अच्छी बाजार लगती है। ये हफ्ते में 1 दिन लगती है, बृहस्पतिवार को। वहाँ भी अच्छी अच्छी भैंसें, अच्छी गायें वहाँ भी मिल जाती हैं। नहीं, मेला लगते हैं इधर। आपका लोकल मेला बलिया में लगता है, ददरी का मेला। ये हिंदी महीने में कार्तिक पूर्णमासी से लगता है, 1 महीने तक रहता है। यहाँ पर भी आप गाय, जितने भी जानवर आप चाहेंगे, यहाँ तो ऊँट भी पहलवा मिलते थे, अब पता नहीं आते कि नहीं, ये मिल सकते थे। अभी 2 साल से तो कोरोना की वजह से मेला वाला बंद हो गए थे सब, ऐसा लगा था। अच्छा, तो वहाँ से भी ले सकते। लेकिन मेला में लेने से थोड़ा सा उसमें जागरूक होना चाहिए। होशियार आदमी हो, एक्सपर्ट हो, तो वो सही है। नहीं तो मेला में भी धोखा देने वाले होते हैं। मेला में किसी का बच्चा दूसरे के साथ लगा के दे देंगे, 2-3 दिन का दूध चढ़ा करके 1 दिन दूह करके दे देंगे। कोई जानवर लंगड़ा है तो उसको थोड़ा सा नशा वसा दे करके चला देते हैं। कहीं घाव वाव लगा है तो उसको छिपा देते हैं काली फटिक लगा करके। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा जानकार होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। गाँव का कोई जानकार आदमी हो या अपने डॉक्टर को लेकर के जाएं, देख करके लें। और बाहर से हरियाणा वगैरह से लेने में सबसे बड़ी मंडी रोहतक में लगती है। रोहतक से हम लोग लाए थे, यूनिवर्सिटी के लिए गाय भैंस रोहतक से लाए थे। तो वहाँ से मैं एक जगह था बहराइच में, तो वहाँ एक डॉक्टर हमसे बताने लगे, डॉक्टर श्रीवास्तव जी थे। कहा, डॉक्टर साहब हमारे साथ गए 3-4 किसान, और एक किसान हमसे हट करके चला गया अलग से लेने के लिए, हमको नहीं बताया। बाजार में तो दूसरी भैंस दिखाया कि ये भैंस दे रहे हैं, काम ताम हो गया। कहा कि घर से आकर के ले लेना। घर गया तो वो भैंस हटा करके दूसरी भैंस उनको दे दिया। इस तरह से वहाँ भी धोखा देने वाले होते हैं।
थोड़ा सा समझदार आदमी हो और जानकार हो तो उससे ले सकते हैं। अब जानवरों में भी कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो लग जाती हैं तो ठीक नहीं होती हैं। गला घोंटू एक बीमारी होती है, गला घोंटू। ये भैंसों में ज्यादा लगती है। इसमें जीभ गले में सूजन हो जाती है, घर घर की आवाज आती है और मुंह से झाग निकलने लगती है, बुखार होता है, जानवर गिर जाता है। अगर सही इलाज नहीं किया गया तो मर जाते हैं। दूसरी बीमारी होती है लंगड़ी बीमारी। लंगड़ी बीमारी ये गायों में ज्यादा लगती है और जवान गायों में। इसके कंधे पर, पुट्ठे पर और गर्दन पर सूजन हो जाती है, कहीं कहीं फोड़े की तरह से, और उसको दबाओ जैसे स्पंज दबता है गद्दा, उसे दबता है, चुरचुर की आवाज आती है। इसको चुरचुरिया बीमारी भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक क्वार्टर। इसमें भी जानवर गाय बीमार हो जाती है, झाग निकलता है, बुखार हो जाता है और परेशान रहती है, गिर जाती है, फिर उठती नहीं। तीसरी बीमारी होती है खुरपका मुहपका, FMD। एक गाय भैंस दोनों में होती है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होते। बच्चों में ज़्यादा नुकसान होते हैं और जो हमारी विदेशी गाय हैं जर्सी फ्रिजियन, इनमें भी ज़्यादा नुकसान होते हैं। और नुकसान एक तो ये इनकी मौत हो जाती है। देसी गायों में दूध का उत्पादन कम हो जाता है और बैल हैं तो उनकी ताकत कम हो जाती है, गाड़ी खींचने में, हल चलाने में वो कमज़ोर हो जाते हैं। इस तरह से आर्थिक हानि हमारी होती है। तो इन बीमारियों का, अच्छा बकरी में भी एक बीमारी लगती है, वो भी ठीक नहीं होती, गला घोंटू भी होती है, लेकिन बकरी में बीमारी होती है PPR। इसमें नाक से पानी गिरने लगता है, छींक आती है, मुंह से झाग गिरता है, बदबू निकलती है, पैखाना गीला होता है, पेशाब पीला होने लगता है। तो इन बीमारियों का टीका आता है। अपने अस्पताल पर संपर्क करके पशु डॉक्टर से, पशु चिकित्सक से मिल करके अपने जानवरों को टीका लगवा दें। गला घोंटू का, लंगड़ी का, इनका टीका और FMD फूड इसका टीका लगवा दें। अच्छा भाई देखिए, मैं बता रहा था बीज के बारे में। तो बीज के बारे में तो हो गया। अब बीज हमारा बढ़िया हो गया, खेत भी हमारी बढ़िया हो गई, तो इसमें संतुलित उर्वरक जरूरी है। अगर हम बढ़िया बीज बो दिए और खाद नहीं डाला तो अपने क्षमता का उत्पादन नहीं देगा। तो खाद के लिए जरूरी है कि खाद या तो उसको मिट्टी की जांच करा करके दें, और नहीं तो जो वैज्ञानिकों ने बता दिया है मॉडल कि गेहूं में इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटाश देना है, उस तरह से दें। और एक बात का और ध्यान दें कि जितना नाइट्रोजन देना है उसका आधा, और जितना फास्फोरस देना है पूरा, पोटाश देना है पूरा, मिला करके बुआई से पहले डाल दें। और नाइट्रोजन बुआई के बाद, पहली सिंचाई के बाद एक बार में देना है तब दें, 2 बार में देना है तो उसको भी दे सकते हैं। और अगर छिटकुआ बो रहे हैं, छिटकुआ बोने के लिए तो हम लोग नहीं चाहते कि छिटकुआ बुआई हो। छिटकुआ बोने के लिए बुआई से पहले ही खेत में छिड़क देते हैं। अगर मशीन से बो रहे हैं, मशीन में एक डिब्बा आगे होता है जिसमें खाद डाली जाती है, पीछे होता है बीज डाली जाती है। इसमें डाल करके आप चलाएंगे तो आगे खाद गिरती है, पीछे बीज गिरता है, इससे बड़ा ही फायदा होता है। इसके बारे में और भी बताया जाएगा। फिर और जो रोग लगते हैं उन रोगों की भी देखभाल किया जाए, तो इससे हमारी हमारी फसल अच्छी होगी। और एक साथ एक बात और, मिक्स भी फार्मिंग कर सकते हैं कि एक साथ हम कई चीज़ को भी बुआई कर सकते हैं, जैसे गेहूं के साथ सरसों में, लेकिन लाइन से होनी चाहिए। मसूर के साथ सरसों में, गन्ने के साथ मसूर, गन्ने के साथ मसूर, मूंग, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन होता है, बड़ा फायदा हो जाता है, दोनों को फायदा हो जाता है। मटर भी, कहीं कहीं मटर भी, जो जाड़े में गन्ना बोते हैं उसमें मटर भी बोते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें और हम लोग भी इस पर ध्यान दें, तो उस पर हम कम लागत पर ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। हम अभी बैठे हैं यहाँ पर, आप लोगों के मन में जो भी जिज्ञासा होगी हम उसका समाधान करेंगे। अब आगे और कार्यक्रम चल रहा है डॉक्टर साहब की जरिए से। धन्यवाद सर। जैसा
जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग कृषि विभाग की तरफ से आए हैं और बड़ा आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ कृषि विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हमारे दो ऐसे अतिथि आए हैं जिनको आप इस तरह के मंचों पर नहीं कभी देखे होंगे। अभी आचार्य जी से आप लोगों का परिचय नहीं है। आप आचार्य महेंद्र ब्रह्मचारी जी हैं और आप राकेश कुमार पांडे जी इसी जनपद के रहने वाले हैं। मैं आचार्य जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अब तक आप यदि कहीं आप जैसे व्यक्ति नहीं स्वभाव जैसे वर्ष से ही देखें तो आप धार्मिक प्रवचन करते देखे होंगे, लेकिन नहीं, आज आप हमारे मंच पर कृषि के संदर्भ में जो कृषि की विसंगतियां हैं उस पर चिंतन मनन करने के लिए हमारे बीच आप पधारे हैं और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप आपका ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे दूसरे अतिथि राकेश कुमार पांडे जी हैं। ये इसी जनपद के रहने वाले हैं और ऐसे परिवार से रहे हैं कि शैक्षिक रूप से आप इंजीनियर हैं और एरोनॉटिक इंजीनियर का नाम आप लोग सुने होंगे, जो हवाई जहाज़ के इंजीनियर होते हैं। आप अपनी शैक्षिक योग्यता पूरी करने के बाद विभिन्न संस्थानों के साथ जुड़ करके और इस दुनिया के लगभग सैकड़ों देशों में आपको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन ऐसे ही यात्रा करते करते आपको कुछ चीज़ें खटक गई और फिर आप अपनी दिशा परिवर्तित कर लिए। योग्यता है, क्षमता है, आज भी काम करने का उस क्षेत्र में भी जज्बा है, लेकिन आप कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए हम लोगों के साथ समय दे करके आप लोगों के बीच में आप हर जगह उपस्थित रहते हैं। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम भी बस अंतर ये है कि आप लोग सामने बैठे हैं, हम लोग एक जानकारी देने के लिए आए हुए हैं, तो अपने से आप लोग अलग हम लोगों को मत आकिए। हम लोग भी किसी किसान परिवार में ही हैं, ये हैं, और हमारे भी माता पिता जी खेती बाड़ी करते हैं। आज भी अब नहीं हैं, लेकिन आज भी हमारे परिवार के अन्य सदस्य जो भाई हैं और अन्य जो लोग भी हैं वो खेती बाड़ी में ही लगे हुए हैं। तो जो आपकी समस्या है वह हमारी भी समस्या है, इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। अब यह है कि एक विभाग की तरफ से हम लोगों को दायित्व मिला है कि हम आपके बीच में जाएं और कृषि विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी हम आपको दें, आप अत्यधिक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें, इस पर हम आपको जागरूक करेंगे। खेती में जो आपसे कमियां हो रही हैं उस पर हम इंगित करने के लिए आपके बीच में आएंगे। लेकिन कुछ बहुत सारी बातें हैं जो समय के हिसाब से परिवर्तित होने जा रहा है, और जैसा यदि लोग अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे तो शायद आने वाले समय में संभव नहीं है। और मैं जैसा महसूस करता हूँ कि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने परिवार में सब कुछ है। शैक्षिक जानकारी के हिसाब से कृषि में अलग अलग लोग हैं। यदि कोई तकनीकी जानकारी देना है यंत्र के संदर्भ में तो वो हमारे कृषि अभियंता कहलाते हैं। फसल के बारे में जानकारी देना है तो वो हमारे एग्रोनॉमिस्ट होते हैं। अभी किसी सब्जी के बारे में जानकारी देना है तो वो उद्यान के एक्सपर्ट होते हैं। पशुपालन के बारे में जानकारी देना हो तो हमारे पशुपालन के वैज्ञानिक होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं। तो जब शैक्षिक रूप से जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब लोग अलग अलग फील्ड के हो जाते हैं। और जब पता चलता है कि जब किसी
ऐसे जब वैज्ञानिकों के फोरम पे बात होती है तो उसमें भी आलोचना होने लगती है कि भाई ये तुम तो पशुपालन के हो, एग्रोनॉमी विषय के हो बता रहे हो। लेकिन हम समझते हैं कि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है कि वो एग्रोनॉमिस्ट है, वो हम समझते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री का साइंटिस्ट है, वो उद्यान का वैज्ञानिक है, वो फिशरीज का वैज्ञानिक है। सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, इसीलिए आप किसान हैं। और हम समझते हैं कि आपकी तुलना, आपकी कल्पना हम समझते हैं कि कोई वैज्ञानिक अपने आप से नहीं कर सकता है। मैं आचार्य जी के संदर्भ में मैं बताऊंगा कि कृषि का जो विकास है, जब ये वैज्ञानिक युग नहीं था उसके पहले जो कृषि का विकास है, कृषि के साथ ऋषि परंपरा थी। और उस समय का यदि आप आध्यात्मिक हो, धार्मिक पुस्तकों का यदि आप अध्ययन करते हो तो ऋषि के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो उनको कभी नहीं ऐसा वो करेंगे कि वो कोई धर्म से थे, वो किसी जाति से थे। उनके अंतर्गत जाति धर्म जैसा कोई चीज़ नहीं थी, वो उससे ऊपर थे। वो मानवता, पूरी मानवता के लिए काम करते थे। वो पूरा उनका एक सिस्टम था, पूरे प्रकृति को वो समझते थे और उसके हिसाब से उनका काम था और उसके हिसाब से लोगों का उनके प्रति आकर्षण था, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे और लोग अपना जीवन उस हिसाब से अपने जीवन को वो निर्वहन करते थे। तो उनका एक अलग महत्व है और हम समझते हैं कि आचार्य जी हम लोगों के कार्यक्रम में आए, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो मैं दूसरी बात मैं बताऊंगा कि एक बहुत लोग ऐसे होंगे कि आज के लगभग 50 साल पहले, 40 से 50 साल पहले हम समझते हैं कि 5-7 साल के होते थे, तो गांव में ट्रांजिस्टर होता था, रेडियो होता था ना, नहीं अभी तो है, लेकिन उस समय ट्रांजिस्टर होता था तो उसका एक लाइसेंस बनता था, मालूम है ना। यदि लाइसेंस नहीं होता था, गांव में किसी दूसरे प्रयोजन से यदि पुलिस आ जाती थी तो शायद आपको उसको छिपाने की जगह भूसा होता था या तो पुआल का जो ढेर लगाते थे उसमें लोग ले जाकर के छिपाते थे। अब कई सारी चीज़ें आप देखेंगे कि परिवर्तित हुई हैं व्यापार में, जिसको लोग दूसरे तरह से आलोचना कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो थी लमसम काम चलता था, आदमी नगद में करता था, कुछ ऐसे अनट्रेंड आदमी भी काम शुरू कर लेता था, वो उत्पादित करके और पूरे मार्केट में, समाज में वो विपणन का कार्य करता था। अब इन सारी चीज़ों पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगना शुरू हो गया, लग गया मैक्सिमम चीज़ों। और आप ही के घर के जो बहुत लोग होंगे जो किसी मिल, कंपनी, कारखाने में इसी देश में कहीं अन्य जगह जा कर के काम करते रहे होंगे तो आज बेरोजगार होकर के घर आए हैं। यदि इसी तरह से खेती के संकट के बारे में, मैं ये संकट नहीं बता रहा हूँ और इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि आके डरवा के चले गए। आप यदि किसी दुकानदार के पास यदि आज के दिन में उर्वरक खरीदने जाते हैं, DAP और यूरिया, तो आपसे अंगूठा लगवाता है मशीन, तभी देता है। बाई दी वे नेटवर्क नहीं है तो अंगूठा नहीं लगवाए और किसी एक ही आदमी जो उपलब्ध होते हैं उन्हीं का लगा दिए, उनके नाम से 20 बोरी खरीद कर दिए। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। जो आप 1 बोरा यूरिया या 1 बोरा जो DAP लाते हैं उसके अर्थव्यवस्था को आप समझिए। वो 1 बोरे का यदि DAP का आप 1200 रुपये दाम देकर यदि आते हैं तो उस पर लगभग 1200 से ज़्यादा सरकार का अनुदान है। तो सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि जो चीज़ें अनुदान पर दी जा रही हैं उसका दुरुपयोग। यूरिया के भी कंडीशन में वही है। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अभी तो ठीक है, आप अंगूठा लगा करके ले रहे हैं, लेकिन जब ये डाटा में, जब ये जो उसका डाटा बैंक बन रहा है, इसमें जिस दिन आप परिवार में 5 भाई हैं और कोई बम्बई रहता है, कोई दिल्ली रह रहा है और कोई यहीं नौकरी कर रहे हैं, खेती आप अकेले कर रहे हैं, हिस्से में
10 बीघे यदि आपके पास ज़मीन है तो आपका हिस्सा 2 बीघे है। तो आप जब सामग्री लेने जाएंगे तो मात्र 2 ही बीघे का आप पाएंगे। आपको करना खेती 10 बीघे है तो उस समय आपको संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसका वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि देखिए, ये कहीं से हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। जो उर्वरक है, ये रासायनिक उर्वरक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं से उपयुक्त नहीं है। जो दवाएं हैं, जो कीटनाशक दवाएं हैं, ये भी कहीं से हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अब इस पर इसी तरह से धीरे धीरे रोक लगेगी और आपका आक्रोश दूसरी तरफ होगा कि सरकार अनावश्यक हमको परेशान कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अनावश्यक जो उपयोग कर रहे हैं उस चीज़ से रोके जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं अन्य विषयों पर अभी आपके साथ हूँ, बात करूँगा। मैं पांडे सर से अनुरोध करूँगा कि आप इस विषय पर काम कर रहे हैं, आप इस पर आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि आपको एक कार्यक्रम में और जाना है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी बात समाप्त करें, फिर आप लोगों का कोई विषय होगा, कोई प्रश्न होगा तो मैं आप लोगों से बात करूँगा। आप सभी को नमस्कार है। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? अभी तक सर ने आपको पेड़ों में या पौधों में लगने वाले रोगों के बारे में बताया और सर ने विस्तृत तरीके से बताया कि किस तरीके से जो हम लोग रसायन यूज़ करते हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। मेरे ख्याल से ये एक चीज़ बताने की तो है नहीं, है ना, कि हम सबको पता है कि नहीं, है ना, पता है ना। जिसको नहीं पता वो इससे हिलाए, पता है ना सबको, रोज़ न्यूज़ में पढ़ते हैं, रोज़ देखते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलता है, दवा देकर शुद्ध खाइए, साफ खाइए। फिर हम आते हैं खेत में, देखते हैं बगल वाले का खेत ज़्यादा हरा है तो हम अपने खेत में लाके क्या मार देते हैं, हाँ, क्या नाम है बाबा को, राम जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि सच्चाई बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, फिर बढ़ा के बात देंगे, फिर देखेंगे कि चलो इस साल जो है ना पैदावार कम होगी, अगले साल 2 बोरा और मार देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर बाजार भाग के जाएंगे, बाजार भाग के जाएंगे, अब की बार जो है यूरिया डाई लेकर आएंगे और खूब बढ़िया बीज खरीद के आएंगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि नुकसान हो रहा है कि फायदा, लेकिन ले आएंगे। उस बाजार में जाने के लिए हम लोग पहले अपना दिमाग खपाएंगे, 10 लोगों से पूछेंगे भैया कहाँ सामान मिली, मतलब कौन सस्ता मिला था, कि जुगाड़ मारी। फिर उसके लिए अधिकारियों के चक्कर मारेंगे, बेचारे सरकारी अधिकारियों को वैसे इतना काम रहता है, वो फील्ड वर्क भी करेंगे, पेपर वर्क भी करेंगे। और हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, 135 करोड़। अगर मैं केवल आजमगढ़ की जनसंख्या 2011 की जनगणना से तो 46 लाख जनसंख्या है 2011 की। आपको क्या लगता है कि आज 2022 में कितनी जनसंख्या होगी? बिल्कुल सही, 1 करोड़ के ऊपर। और 2011 के हिसाब से हमारे अधिकारियों को उन्होंने नियुक्त किया है। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी पे काम कर रहा है तो वो सुबह से शाम तक जैसे परेशान रहता है ना, तो उससे बात पूछना बेटा परेशान क्यों है। उसको सारी बीमारी होगी, उसको थायराइड होगा, उसको बीपी होगा, उसे शुगर होगा, डायबिटीज जिसे बोलते हैं। और घर में आके वो झिल्लाता अलग से होगा, वो माँ बाप पे भी झिलाएगा, बीवी पे भी झिलाएगा, और रास्ते में चलते हुए सबसे लड़ते हुए पहुंचेगा ऑफिस। एग्री करते हो ये बात? क्या लगता है आपको कि ये नौकरी इसके लिए जिम्मेदार है, या वो जो पैसा कमा के ला रहा है वो जिम्मेदार है, या वो चीज जिम्मेदार है जो हम खेत में डालते हैं? ये सोचने वाली बात है ना। फिर उसके बाद हम यहीं से निकलेंगे, कहेंगे भैया हमारे पता नहीं कि खेतों में प्लास्टिक डाल देना, है ना। तो वो जो बोरियों में आप पैक करके ला रहे हो वो प्लास्टिक कहाँ जा रही है आपकी? शादी ब्याह में आप लोग जो प्लास्टिक खाते हैं वो कहाँ जा रहा है आपके? वो इस दुनिया से बाहर कहीं नहीं जाएगा। इस वक्त अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ ना तो इस पृथ्वी के अंदर ही रहेगा, वो पृथ्वी के बाहर नहीं जाएगा। और एक विज्ञान है, उसे कहते हैं, हमारी जो बात करने की क्षमता होती है फ्रीक्वेंसी, वो वापस उसको ट्रैप करके निकाला जा सकता है कि आज इस वक्त हो रहा है 14 तारीख को 12:30 बजे राकेश कुमार पांडे क्या बोल रहे हैं, मैं इसको फिल्टर करके निकाल सकता हूँ। ये विज्ञान में आज संभव है। आप में से अगर कोई बच्चा आपके घर में अगर कोई साइंटिस्ट हो जो रिसर्च वर्क में हो, तो उनसे पूछेगा बेटा वो जो जिस रूम में आप लोग रिसर्च करते हो, मीटिंग करते हो, वो रूम को 2 घंटे के लिए खाली करके क्यों छोड़ देते हैं? उसे पूछेगा तो बताएगा कि हम उस रूम की सारी खिड़की दरवाजे खोल देते ताकि जो हमने बातचीत की वो बाहर निकल जाए और वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में मैच हो जाए।
उनको डर लगता है कि हमारी रिसर्च की चीज़ें चोरी ना हो जाए। तो हम इस पृथ्वी में चाहे कचरा फेंकें, चाहे अच्छी चीज़ फेंकें, वो इस पृथ्वी के बाहर नहीं जाएगा। अभी ब्रह्मांड में दूसरा ग्रह हमने खोजा नहीं है। अगर हमने खोज भी लिया या मानव ने निर्मित कर लिया, जैसे आज की डेट में हम लोग खाद निर्मित कर रहे हैं, पौधा निर्मित कर रहे हैं, एक दूसरा इंसान भी निर्मित कर ले रहे हैं, लेकिन हम उसको खरीद नहीं सकते। आप मेरी बात से सहमत हैं? मैं गांव में जाता हूं, लोगों के पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा मकान बना रखा है, अपने दरवाजे के सामने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है कि इमरजेंसी व्हीकल दूसरे घर पे जा ही नहीं सकती। इमरजेंसी का मतलब होता है तत्कालीन सेवा उसके घर तक पहुंच ही नहीं सकती, गांव में किसी के, दूसरे आदमी की। समझ है? वो भूल जाता है कि ये गांव नहीं है, ये मेरा परिवार था, जो एक समय एक होता था, बिखर के इतने घर हो गए। और वो लड़ता किसी और से नहीं है, वो जो खाना गंदा रासायनिक खाना खा रहा है ना, उसके दिमाग पे चढ़ गया। वो लड़ता सिर्फ अपने भाई से, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, और पटदार बोलते हैं ना। सारी दुश्मनी उसकी ना, दुनिया में पाकिस्तान उसका दुश्मन नहीं होगा उतना बड़ा जितना उसका पड़ोसी पटदार होगा। अगर वो एक गाड़ी खरीदेगा, अपवाद अलग है, कुछ अपवाद हैं जो कि जान देने के लिए तैयार है, लेकिन अपवाद से दुनिया नहीं चलती है। अगर आपके पास में बेहतरीन गाड़ी है, बेहतरीन मकान है, लेकिन बेहतरीन पृथ्वी नहीं है, क्योंकि किसी भी गांव में चले जाओ कूड़े के ढेर हैं। जो आपके तालाब है उसको भी आपने कूड़े का ढेर बना दिया है, और उससे बचा तो आपने खेत में भी कूड़े का ढेर डाल दिया। तो आप कितना भी सुंदर मकान बना लिए, कितने भी सुंदर कपड़े पहन लीजिए, कितना ही सुख ले लीजिए, अगर ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो आप अपने विरासत में क्या देंगे? कुछ नहीं। और याद रखिएगा, जैसा आप अपनी धरती माँ को ट्रीट करते हैं वैसा आपके शरीर पे आएगा। क्योंकि ये पानी जो आप गंदा कर रहे हो, वही फिल्टर होकर पंप करके आप पानी पीते हो, हैंडपंप से फिल्टर करके। आज से कुछ सालों पहले गांव में लोग पानी पीते थे और नहाते थे, खुश रहते थे। लेकिन आज मुझे घर, गांव में मैक्सिमम घर ऐसे हैं जिनके घर में आरओ नहीं है, या फिर वो बाहर से पानी नहीं खरीद रहे, क्योंकि अगर वो पानी पीता है तो उसको बीमारी है 90%। एग्री करते हैं? सहमत है मेरी बात से? कारण क्या है? हमने पानी दूषित कर दिया, हमने जमीन दूषित कर दिया, हमने अपना शरीर दूषित कर दिया, हमने अपना व्यवहार दूषित कर दिया, और उसके बाद जो बचा वो क्या बचा? हमारी पृथ्वी, वो भी दूषित कर दी। हमने कहीं से भी कुछ नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया, इतनी सारी सैटेलाइट छोड़ दिया कि हमने पृथ्वी के ऑर्बिट को भी, जो हमारा ऑर्बिट है उसको भी दूषित कर दिया। कि अगर हमें मान लो कि हमने कल एक ग्रह खोज भी लिया, और इमरजेंसी में कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास होगा, मतलब यहाँ पे बहुत लोग हैं आजमगढ़ में जिनके पास बहुत पैसा है, किसी भी जुगाड़ करके उन्होंने सब कुछ बेच के अपने लिए जगह रिजर्व कर ली, तो पृथ्वी के बाहर निकल के दूसरे ग्रह पे जाने लग गए, तो क्या लगता है निकल जाएंगे? अरे ऊपर जो तुमने प्रदूषण कर रखा उसका क्या करोगे भैया? वो सैटेलाइट टकरा जाएगा कि नहीं? अभी 300 सैटेलाइट गिरी थी, आपको एग्री कर रहे हो? अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे तो अभी सैटेलाइट गिरा के हमला हो रहा है। अगर किसी देश से दुश्मनी, उसकी सैटेलाइट गिरा दो, और जहां गिराना वहीं गिरा दो, उस एक बम की तरह गिरेगा और बर्बाद कर देगा। इतना सैटेलाइट है। शुरू कहां से हुआ? पेट से, सब ये खेत से। बेरोजगारी कहां से शुरू हुई? जिस दिन खेती छोड़ दी उस दिन बेरोजगार पैदा हो गए। मैं आपको 250 किसानों का उदाहरण दे सकता हूं आजमगढ़ में, जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से अपना शरीर सबसे पहले स्वस्थ कर रहे हैं, अपने परिवार का और अपने खाने भर के लिए वो स्वस्थ उगा रहे हैं। और जब उनको सीख गए हैं तो उनमें से आज की डेट में 50 से 100 किसान ऐसे हैं जिन्होंने 28 से 30 साल की उम्र में 3 मंजिला मकान और गाड़ी बना रखी है। वो नौकरी नहीं करते, वो महीने के 50-60 हजार रुपये आराम से कमा लेते हैं। यानी 1 एकड़ मतलब 1.2 बीघे होते हैं ना, कितने 1.2 बीघे, 6 से 12 लाख रुपए क्लेम करते हैं। जैसे अपने गाड़ी वाला माइलेज होता है ना, तो गाड़ी लेने जाओ कितने का माइलेज बोलते हैं? 50-70। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली करता है तो हम बोलते हैं चलो ठीक है यार 40। तो अगर कोई मुझे बोल रहा है 6 से 12 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं, तो मैं मानता हूं चलो 3 ही लाख रुपए कमा लूं पौन बीघे में, तो भी कम है क्या? आप पूरी जिंदगी में अपने बच्चे के लिए कलेजा काट के पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे अपना GD ग्लोबल और जयपुरिया स्कूल है, वहां पे गया तो देखा कि एक समोसे वाला पटरी पे लगाता है, समोसा बेचता है और अपने बच्चे को 5,000 की फीस देके पढ़ा रहा है। मैंने पूछा भाई क्यों पढ़ा रहे हो सर, इतना महंगा क्यों पढ़ा रहे हो? कह रहा हम तो अंग्रेजी स्कूल में आ गए अपने बच्चा को पढ़ाते। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि जो 5,000 दे रहे हो उस बच्चे को, उसका नैतिक विकास तो नहीं हो रहा? नैतिक विकास हो रहा है क्या उसका? वो 5,000 रुपये जिस बच्चे को दे रहे हो, वो 50 लाख रुपए के बच्चे वहां पढ़ते होंगे, उनके पास में अच्छे से अच्छे फोन होंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े होंगे, और उनको कॉपी करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। आप अपवाद में अपनी जिंदगी जी रहे, फिर उसके बाद जो वो नौकरी करके निकलेगा, पढ़ाई करके निकलेगा, तो उसकी नौकरी के रिश्वत के लिए कितने पैसे हैं आज की डेट में? डॉक्टर की, अगर सरकारी डॉक्टर बनना है तो कितना रिश्वत चल रहा है मार्केट में?
सबको पता है, मालूम है ना डॉक्टर की। और अगर कहीं और लगा रहे हो मतलब कितना खर्चा दोगे। बेटी है तो शादी में कितना खर्चा कर रहे हो, और अंत में क्या मिलेगा। क्या लगता है कि आप इतना पैसा खर्च करोगे तो बच्चा आपको अपने सिर आंखों पे बैठाएगा। अगर वो अपनी सिर आंखों पे बैठाता तो गांव में आज की डेट में बूढ़े और बुजुर्ग क्यों इतनी बढ़ गए, औरतें इतनी सारी क्यों है गांव के अंदर, सारे नौजवान बाहर नौकरी कर रहे हैं। और जब आप गांव से बाहर शहर में जाते हो तो क्या देखते हो, वो बच्चा एक कमरे में रह रहा है जहां पे 6-7 बच्चे एक 10 बाय 10 के रूम में एक के ऊपर, जैसे वो ट्रेन का डिब्बा होता है ना वैसे, बगल में नाली की बदबू आ रही होगी और कभी धूप भी नहीं मिलती, यहाँ नीचे धूप आ रही है। और इस वक्त हम बैठे तो प्राकृतिक ध्वनि आ रही है, चिड़िया गा रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब सुनने को नहीं मिलता, वो बीमार पड़ जाते हैं। फिर जितना उसने कमाया उतना आप यहाँ खर्च करते हो उसको बचाने के लिए। और फिर जितने डॉक्टर हैं, जितने अधिकारी हैं, सबसे अनुदान मांगते फिरेंगे। इतनी सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है प्राकृतिक खेती। सर ने आपको जैविक खेती और रासायनिक खेती के बारे में बताया। मुझे कोई बताएगा रासायनिक खेती तो आप समझ गए यूरिया डाई ये सब डालते हैं, जैविक खेती उसके बाद आई कि शायद इससे स्वास्थ्य सुधर जाए। लेकिन जैविक खेती में भी हम लोग बाहर जाके खरीदने लग गए। जैविक खेती में हम चीजें बाहर खरीदते हैं कि नहीं, जाके बाजार से खरीद के ला रहे हैं कि नहीं। केचुआ भी हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं, बजरिया से आ रहा है ना दादा। दादा के लिए पहले जोरदार ताली बजाओ, दादाजी भावनाओं में बैठे। हाँ चना बोआ था, हाँ आज न तो मटर बोआ पाओ था, न मक्का बोआ था, हाँ और सब छूट पुराना। हाँ, सब जानवर आके चढ़ जाते हैं। अब जैविक खेती का विकल्प आया और उन्होंने लोगों में क्रांति लाई। बहुत सारे युवा मिले, उन्होंने जोरदार मेहनत की, 3 स्तरीय बागवानी 5 स्तरीय बागवानी करके बहुत बढ़िया की। और उन्हीं में से लोग अब प्राकृतिक आ गए। क्यों? क्योंकि हर काम के लिए मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। ये कौन सी खेती है भाई? तो पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी है, महाराष्ट्र के वैज्ञानिक हैं, उनको पद्मश्री भी मिला है। तो उनको भी ये बड़ा दुखदायी लगा, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। आप अगर ये फोन चलाते होंगे या घर में बच्चे चलाते हैं ना, सब लोग आजकल फ्री फायर खेलते होंगे, सारे माँ बाप परेशान है अपने बच्चों से, है कि नहीं? आप लोगों के तो नाती पोते सारा दिन फोन लेके, बस उनको बोला बेटा जरा यूट्यूब पे बोल के बोला कि श्री सुभाष पालेकर जी के बारे में, तो उनके बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि बाजार जाने की जरूरत क्या है? अगर मैं किसान हूं, मुझे किसी डिग्री की जरूरत है क्या? आप किसानों को कोई डिग्री चाहिए क्या? लेकिन डॉक्टर नहीं सर, आप तो मतलब लोगों को सिखा रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम किसान की बात कर रहा हूं। अगर मुझे खेती करना है तो क्या मुझे कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? लेकिन अगर आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है ना, तो 4 साल आपको कॉलेज में घिसने पड़ेंगे, उसमें जुगाड़ लगाकर फिर जहाज के लिए एक मिनिस्टर खोजना पड़ेगा कि अरे भैया केहू कह दे तो नौकरियां लग जाए। फिर नौकरी करने में भी आपको जुगाड़ खोजना पड़ेगा कि प्रमोशन हो जाए। अब बात हमेशा रहते हैं, क्या रहते हैं? अब बात जो टैलेंटेड है उनकी बात अब छोड़ दीजिए, बहुत किस्मत वाले रहते हैं, धड़ाधड़ पाते जाते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको फिर वहां जुगाड़ लगाना पड़ेगा और कोई दूसरा आदमी घुस नहीं सकता। अगर मैं बोलूं बाबा आपको मैं हवाई जहाज का इंजीनियर बनाऊंगा, तो क्या बन सकते हैं? डिग्री है ही नहीं, 4 साल पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बोलते हो कि राकेश तुम जाके खेती कर लो, जाओ बेटा जरा खेती करो, तो क्या मुझे कोई डिग्री लेनी पड़ेगी? मैं फावड़ा उठाऊंगा, खेती कर लूंगा। इसका मतलब कि हमारे किसान सबसे महान है। जी, अब मुझे लगता है आपका धैर्य खोने लग गया, 1 जानवर 2 जानवर, तो इसमें जोरदार ताली बजाइए जरा पहले। मैं पहले जानवरों का समस्या बताऊंगा, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट करोगे? मैं आपकी बात सुन गया। ये अब तक ये मेरा जो है ना, ये मेरा होगा कम से कम 300 के आसपास का प्रोग्राम हो रहा है प्राकृतिक खेती पे। हमारी बात भी सुन लीजिए तब बताइए। जब किसान का फसल बो करके आया, हाँ। और हमारा जो घर सोए, हाँ। और उसके बाद रात में किसान का जो है सब चल गया, तो किसान क्या करे? हाँ चल गया। हाँ, तो ये बता दीजिए, फसल पहले भी लोग बोई जाती थी, बिल्कुल बोई जाती थी, संख्या कम थी, बिल्कुल सही। बोई जाती थी, पहले फसल मिलती थी, सब कुछ मिलता था। तो क्या पहले जानवर नहीं थे? पहले तो बाड़े भी नहीं थे, जंगल थे चारों तरफ और भी जानवर थे, तब भी खेती होती थी। नहीं, जानवर तक कम थे। नहीं सर, जानवर कभी कम नहीं थे, जानवर अब कम हो गए, हम काट दिए हैं सबको। पहले जंगली नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप समाधान पे फोकस करेंगे तो मैं समाधान बताऊंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा। अगर एक काम करता हूँ, आप लोगों का धैर्य खो गया, पहले मैं आपको बता देता हूँ। प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर जी को आप देख लेंगे। हम बात कर रहे हैं
गौ आधारित जीरो बजट बहुफसली प्राकृतिक खेती। एग्री करते हैं? इसमें आप जो खाद बनाते हैं, बीज शोधन के लिए चीजें बनाते हैं और जो फल सुरक्षा के लिए चीजें बनाते हैं, ये प्योर गाय के देसी गोबर, देसी गाय के देसी गोबर से, उसके मूत्र से बनता है। अब मुझे एक चीज बताओ, जिस खेत में डालोगे, कभी किसी जानवर को अपना गोबर का मूत्र खाते हुए देखा है? हाँ या ना बताएं? कभी नहीं खाती ना। तो जब आप उसका खाद बना के दोगे, खाद मतलब उसको कुछ समय देना पड़ता है, उसमें सड़ाना पड़ता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया होता है। ये बनता कैसे है? गाय के गोबर, गौमूत्र, आपके खेत की मिट्टी, अगर उसमें रसायन खेती नहीं की गई है। अदरवाइज आप पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ के नीचे की 1 किलो मिट्टी, 1 किलो बोसन, 1 किलो गुड़ और 200 लीटर पानी में 48 घंटे रख के उसको घड़ी की सुई घुमाकर, मुझे लगता है लाइट चली गई, लाइट चली गई, चलिए कोई बात नहीं, अभी भी वैकल्पिक ऊर्जा है लेकिन सब जगह संभव नहीं। तो आप अगर उसको ढक के रख देते हैं तो उससे जो खाद बनती है वो एकदम बदबूदार बनेगी, ऐसा लगता है आपको ना। और जब आप उसे खेत में डालोगे, आपने कभी भी देखा होगा कोई भी जानवर अपने एरिया की मार्किंग कैसे करता है? कोई भी जानवर, उसके पास तो है नहीं ना कि वो बाड़ा बना दे, या उसके पास कागज कलम तो है नहीं। तो प्राकृतिक रूप से वो अपना बाड़ा कैसे बनाता है? वो अपने मूत्र और गोबर का इस्तेमाल करता है अपना एरिया सुनिश्चित करने के लिए। इसीलिए आपने शहरों में देखा होगा जब दो सांड लड़ते हैं बीच में, वो इसलिए लड़ते हैं कि एक सांड दूसरे सांड के एरिया में घुस जाता है। और जब आप वो अपने खेत में डालते हैं तो कोई दूसरा जानवर है नीलगाय, जिससे आप लोग बहुत त्रस्त हैं, या मान लीजिए जो छोटे मोटे जानवर हैं, जितना खतरनाक उसका स्मेल होगा जानवर, उतना उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये एरिया उस खतरनाक जानवर का है जो मुझे मार सकता है। ये प्राकृतिक तरीका है बचने का। अब यह समाधान हो गया, आप इसको एक्सपेरिमेंट करिएगा, ज़्यादा दूर मत करिएगा, इतना सा धनिया बोइएगा, उसमें जीवामृत, घन जीवामृत बना लीजिएगा और वो डाल दीजिएगा, और उसके बाद सारे जानवरों को लाके बोलिए खाओ इसको, छोड़ दो उसको खाए, उसके पास नहीं भटकेगा। और जब ये एक्सपेरिमेंट कर लें तो मेरा नंबर लिख लीजिए, उस पर एक वीडियो बना देना कि पांडे जी आपने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही बताया था। कितने रुपए खर्च करते हो आप बाड़ा बनाने के लिए? आधे लोग तो परेशान हो जाते हैं, अरे बाप रे इतना पैसा है ना खेती की। अभी 20-25 यही मोहब्बत को लेकर के गन्ना बोई है, उसमें बैठे हैं, और उसके बाद जो है क्या कोई हाथी का क्या अब आप नौकरी करने के लिए 15 लाख रिश्वत देने के लिए तैयार हैं। कितना? 15 लाख। और जो है गेहूँ खा गए डॉक्टर साहब का हमारे, और उसके बाद जो है आज जो है पूरी लागत लगा दी, हाथते हाथते खा गए, लेकिन अब हम आगे की बात करें फिर, क्योंकि ये समस्या तो जिंदगी भर चलती रहेगी। हम लोग बातें बहुत करते हैं, मैंने गांव में अभी तक यही देखा है, बातें करवा लो। रोज साथ को जितने नए लड़के वो सपने देखेंगे, सपना देखेंगे एक तो बड़ा हो नो, मतलब आजकल तो आईफोन का फैशन चल रहा है और नया कोनो कोनो फोन है, और घड़ी चाहिए G100, कौन सा चाहिए? G100, और जीन्स चाहिए पापे का, और गाड़ी हो चाहिए। और कैसे लिए हूँ? या ससुराल से लिए हैं या अपने मम्मी पापा से लिए हैं, और छाती पे मूंग दर्द दिए जब तक ना मिले। और कुछ लोग हैं जो शौक में देते हैं, इतना पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन वो अपने खेत में बाड़ा नहीं लगवाएंगे जिससे वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग भूखों मर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे खेती नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी रोजगार की समस्या यहाँ समझ रही है, आपको बाजार से कुछ खरीदना नहीं है, गोबर मुफ्त, गौमूत्र मुफ्त, पीपल के पेड़ की मिट्टी फ्री, क्योंकि पीपल का पेड़ आपसे पैसा नहीं लेगा कि मेरे यहाँ से मिट्टी ले लो। गुड़ यहाँ बन रहा है, आपको गुड़ यूज़ नहीं करना है, इसका जो ऊपर वाला जो निकलता है ना मड़िया, हाँ वो इस्तेमाल करना है। और बेसन भी अगर आपके घर में ख़राब हो जाता है, क्योंकि बेसन की एक वैलिडिटी रहती है, वो मिक्स करना है। और 200 लीटर पानी तो खैर है ही मुफ्त, उसको 200 लीटर ड्रम में डाल के आप जीवामृत और घन जीवामृत बना लेते हैं। जीवामृत तरल होता है जो 48 घंटे में तैयार हो जाता है, और घन जीवामृत सूखा हुआ होता है जो 8 से 10 दिन में बनके एकदम सूखे खाद की तरह होता है, उसे छिड़क दीजिए खेत में। ये बस इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ आपको। बीज शोधन, जैसा सर ने बताया कि बीज संस्कार करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कोई केमिकल मत डालिए। गौमूत्र और भुजा हुआ चूना को 10 लीटर पानी में मिक्स करके रख दीजिए, 48 से 72 घंटे में तैयार हो जाएगा। जिस बीज को डालना है उसमें डाल के उसको रात भर छोड़ दीजिए, सुबह उस खेत को डालिए, देखिए फंगस खत्म। बताइए इसमें कोई पैसा लगा क्या? कुछ नहीं लगा साहब,
और सिर्फ लगी तो लगी आपकी मेहनत, वो भी कितनी, जितना बाजार जाते हो उससे कम मेहनत लगेगी। बाजार जाने में 10 रुपये खर्च करके आओगे, लेकिन घर में बनाओगे तो पैसा नहीं खर्च होगा, घर में आराम से बैठोगे। और रोड पे तो एक्सीडेंट देख ही रहे हो, 10 फुट की सड़क पे चलोगे तो 4-4 फुट की 2 गाड़ियाँ चल ही नहीं सकते, आसपास नाली अलग से बन गई टूटी हुई, और सड़क भी ऊपर नीचे है इतनी हाइट पे, तो उतना खतरा मोल लेने से बढ़िया आप गाँव में रहिए। तो आपके पास में जीवामृत हो गया, बीज शोधन हो गया, फल संस्कार भी, आप जो फसल सुरक्षा है वो भी, कीटनाशक जो बनते हैं उसे 10 पन्नी यंत्र बोलते हैं, जो आपके बगीचे में यानी आपके गांव में 10 पेड़ है, उसके 2-2 किलो के पत्ते लेके चटनी बनाकर उसे गौमूत्र और गोबर में सड़ाकर या फिर पानी में उबालकर पेड़ों पे छिड़का जाता है। ये सारी विधि, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्या है? ये ट्रेनिंग नहीं है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक आप खेती नहीं कर पाएंगे। तो आप बोलोगे ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? ट्रेनिंग आजमगढ़ में आपको मिलेगी निःशुल्क। श्री महेंद्र जी हैं, वो प्राकृतिक कृषक हैं, उन्होंने इसी प्राकृतिक खेती से अपने 4 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरी दिला दी है, सबके पास अपने मकान है और सबके पास अपनी गाड़ी है, और करोड़ों का सामान उनके दरवाजे पड़ा। 20,000 रुपये उधारी की खेती से उन्होंने शुरू की थी। उनका फार्म है, वहाँ पे सिर्फ आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, रहना खाना पीना सब वहाँ पे है। 3 दिन ट्रेनिंग करिए और अपने यहाँ आके खेती करिए। अगर लगता है कि ये ट्रेनिंग भी अधूरी है तो श्री सुभाष पालेकर जी के यहाँ 6 दिन की ट्रेनिंग है, ये भी पूरी निःशुल्क है। वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आइए और आके अपनी खेती करिए। अगर इसको आप कॉमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं, यानी पैसा कमाना चाहते हैं, कॉमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं, तब आपको 5 स्तरीय और 3 स्तरीय बागवानी करनी पड़ेगी। यानी पूरे फसल चक्र का इस्तेमाल करना है साल भर का। और इसके 4 ही सिद्धांत है, वो चारों सिद्धांत आपको सीखने पड़ेंगे। और इन चारों चक्र के बारे में, 4 चक्र होता है, बीजामृत, गंजीवामृत, जीवामृत, उसके बाद वाष्पा और आच्छादन। इन चारों की क्रियाएं आपको सीखनी पड़ेगी। और फसल चक्र में सफसली या बहुफसली खेती करनी पड़ती है, कतार और मेड़ों पे खेती करनी पड़ती है, और इसके अंदर देसी केंचुओं का महत्व समझना पड़ता है और देसी गाय का महत्व समझना पड़ता है। ये विधिवत पूरी ट्रेनिंग आपको निःशुल्क दी जाएगी। और ये हमारे मार्टिनगंज में ही इनका फार्म है। अधिक जानकारी के लिए फिर वही मैं कहूँगा, मेरी गाड़ी पे भी नंबर लिखा है और अभी मैं आपको नंबर दे दूँगा। अब अगली कॉल मैं आप लोगों से चाहता हूँ, यानी आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके गांव में आऊँ, मैं यहाँ पे वीडियो चलाऊँगा विधिवत, उस पर सारे जितने भी किसान हैं, जो मेरे 200 किसान हैं, सबकी अगर प्रोफाइल देखना चाहते हो या गिने चुने प्रोफाइल, वो मैं आपको दिखा दूँगा। उनका फार्म, अगर आपको लगता है उतनी दूर जाने में दिक्कत है, भैया हम ना चला पाए, सबके पास बहाना, घूमा खातिर बहुत दूर चल जाइए लेकिन खेती खातिर ना जिए, रिश्वत का जुगाड़ लगाओ खातिर जाइए लेकिन एक खातिर ना जिए। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपके यहाँ आऊँगा। ये दीवार बड़ी अच्छी सी लगी, मेरे पास प्रोजेक्टर है, पूरा वीडियो दिखा दूंगा। जब आपका वैचारिक स्तर पे आप आ जाओ कि मुझे प्राकृतिक खेती करनी है और इससे मुझे पैसा कमाना है, तो पूरी विधिवत ट्रेनिंग दी जाएगी। आप वो ट्रेनिंग लीजिए, अपनी ज़िंदगी बदलिए, अपने बच्चों को घर में रखिए, बाहर मत भेजिए। और अगर उनका शौक है कि मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो आप बोलिए बेटा तू जा, मैं दे रहा हूँ पैसे, लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी के सामने हाथ कसा दूँगा। इतने कॉन्फिडेंस से किसान अपने बच्चों को बना सकता है जैसे बाकी हमारे किसान बना रहे हैं। अब फिर भी अगर यहाँ पे आप, ये सठियाओं ब्लॉक में है, इसमें ही एक नसरुद्दीनपुर गांव है, ठीक है, वहाँ पे बाबा विजय शंकर पांडे जी के यहाँ पे 5 बीघे की प्राकृतिक खेती का मॉडल बन रहा है। आप उसको भी जाके देख सकते हैं। इस अप्रैल में गेहूँ कटने के बाद वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। आप जो स्वामी जी हैं, आपके यहाँ पे भी हम आश्रम पे प्राकृतिक खेती की मॉडल बना रहे हैं, क्योंकि आप जो प्रसाद इनको खिलाते हैं या प्रसाद देते हैं, वो एक्चुअल में जहर देते हैं। तो हमारे बाबा जी को, भगवानों को आप लोग जहर दे रहे हैं, अपने तो खा ही रहे और दे भी रहे जा रहे। तो 15 तारीख को मेरा यहीं पे मीटिंग है, ऊंचा गांव के पास में। वहाँ पे 8 से 10 कबीर पंथी के कुटी आ रहे हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि भैया जो आपके भक्त आपको दे रहे हैं ना, वो जहर दे रहे। तो कहा कि हम भगवान का सेवा कर दी, तब वो हमारे पैरवा दुखात है, कमरिया दुखात है, अखिया से कम दिक्कत है, ये उम्र में बुढ़ा गई नहीं। मैं जो बूढ़ा हुआ हूँ इसीलिए हूँ, क्योंकि मेरे को बचपन से प्राकृतिक खेती मिली नहीं। अब मेरे को समझ आया, तो मैं नौकरी करके क्या फ़ायदा, जिसमें मैं ज़्यादा दिन जीऊँगा नहीं, वो पैसे का करूँगा क्या मैं? देश दुनिया घूम के क्या फ़ायदा, जो मरना ही है। तो बढ़िया है अपनी मिट्टी में मरें। और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे को दफनाने के लिए या जलाने के लिए जो ज़मीन देंगे वो रसायन मुक्त होगा। इसी अभियान में लगाऊँ, और मेरे अभियान का नाम है विश्व मुक्त भारत। हर अस्पताल में आप अगर यहाँ पे सबसे मशहूर जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको जानते होंगे, जैसे डॉक्टर अर्चना मैसी, शायद ही कोई महिला ऐसी होंगी परिवार की जो उनको नहीं जानती होंगी। जानते होंगे आप लोग। डॉक्टर DP राय को जानते होंगे आप लोग,
डॉक्टर शरद चंद्र मिश्रा जी को जानते होंगे, फिर आपके पंकज राय जी हैं, डॉक्टर पंकज राय जी, उनको जानते होंगे, अनूप यादव, आप इनको भी जानते होंगे। ये एलोपैथिक डॉक्टर है। होम्योपैथिक में आप जानते होंगे डॉक्टर पूजा पांडे को, आप जानते होंगे डॉक्टर भक्तवत्सल जी को, डॉक्टर राजेश तिवारी जी को। आयुर्वेद में भी हमारे बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर नैयर हैं, और भी डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा यूनान में हमारे डॉक्टर हैं खालिद भारत, उनका नाम खालिद भारत लिखते हैं। और ये सारे डॉक्टरों के पास में विश्व मुक्त भारत का बैनर लगा है। और ये लोग खुद कहते हैं कि भैया हम तो खुदा चाहते हैं कि हमके जहर मुक्त खाना मिले। हम तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम कैसे बताएं अपने पेशेंट के कि जहर मुक्त कैसे करें। कहें कि उनके शर्म आवाला कि गोबर के और गाय का नाम सुनते हुए बोलिए ये धर्मवाद हो गया, जातिवाद, ये गलत है। क्योंकि आज से 30 साल 40 साल पहले हम यही करते थे। ये सारे डॉक्टर इसको सपोर्ट करते हैं। आप सोचिए, जब डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, जब आप जैसे गुरु लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कृषि वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं, हमारे लोकल सारी अथॉरिटीज़ मानती हैं, कहीं तो सच्चाई है, कहीं तो रोजगार उत्पन्न हो रहा है। तो आप बोलोगे भैया ऐसा है कि पैसा के कमाते हैं, तो पहला ना 6 से 7 लाख रुपया, तो सिधारी पे कटघर पे चले जाइएगा। कटघर वहाँ पे शशिकांत शर्मा जी हैं, 10 बीघे खेती कर रहे हैं प्राकृतिक। 2 साल पहले कोरोना में 60-65 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह रही होगी, सब छोड़ दिए। कोरोना में सबका जान चल गया, ऐसे जगह रह के क्या फायदा, गांव आगे नहीं, और आके खेती से आप अपना पूरा पैसा कमा रहे हैं। MBA मार्केटिंग किया हुआ है, कितनों के घरों में MBA किए हुए बच्चे हैं। कहते हैं ना कि ग्रेजुएशन, मैं यहाँ देखा हूँ कि एक दिन मैं वो खाद बना रहा था, ये नसरुद्दीन का तालाब है, कुछ लड़के आए IAS की तैयारी कर रहे थे, कह रहा हम IAS की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा तैयारी करो, IAS तो नहीं हो। अब तो IAS भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं कि नहीं। अंजनी साहब की बात कर लीजिए, या फिर आप हमारे जो गवर्नर साहब है, सब कर रहे हैं। कह रहे हम इसमें हाथ क्यों डालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप डालिए मत, दूर से बस देखिए। नहीं, हम देखने आप कर क्या रहे हो। मैंने कहा वही तो मैं बता रहा हूँ, जब डालोगे, ये करने वाली चीज़ है, खेती बताने वाली चीज़ नहीं, करनी पड़ती है, तब पता चलता है कितनी मुसीबत है। तो ऐसे इसको करना पड़ेगा। वो किए नहीं, चले गए, बाद में जलकुंभी बन गई, या वो 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो बिक्री है। गोबर का जो खाद बन रहा है, जीवामृत, घन जीवामृत 10 रुपये 15 रुपये किलो बिक रहा है। गौमूत्र भी, जो कई लोग शहरों में ना खेती करना चाहते हैं विषमुक्त, उनके सामान नहीं मिल रहा है, वो भी बिक रहा है। तो मैंने कहा ये तो है रोजगार का साधन। बॉस बन के क्या करोगे आप, जब आप खुद के बॉस नहीं बन सकते। आप अपनी दिनचर्या अगर मेंटेन नहीं कर सकते हो, सूरज उगने से पहले उठ नहीं सकते हो, और दिन भर मेहनत नहीं कर सकते, तो फिर आप दूसरों से जुगाड़ क्या करोगे। तो बच्चे चले गए, वो IAS बनने वाले बच्चे। क्या लगता है कि वो IAS बन पाएंगे बेहतरीन। और अगर बेहतरीन IAS बन गए तो क्या उनकी ज़िंदगी चल पाएगी। कितने सारे IAS है जो सुसाइड कर लेते हैं। 168 देशों में काम करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई। आप में से कितने ऐसे बच्चे होंगे दिल्ली गए और वापस लौट के आए। आपको अगर मकान मिल जाए तो वापस आएंगे। तो मैं अब्बाद हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ हर फील्ड में अब्बाद होते हैं, मैं भी अब्बाद हूँ। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पे वो सब कुछ छोड़कर आकर US से, कनाडा से, YouTube में रोज़ वीडियो आती है, देखिएगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो दिन भर मैसेज आएगा। वो सब वापस अपनी खेती के आ रहे हैं। इसे कहते हैं बैक टू द बेसिक, इंग्लिश में से बोलते हैं बैक टू द बेसिक, यानी अपनी जड़ों को वो वापस लौट के आए। ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में चला है। जब तक हमारे तक आएगा तब तक हम और आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगला प्रोग्राम आप लोग खुद कोऑर्डिनेट करें। तब कृषि विभाग नहीं आएगा, मैं अकेला आऊँगा, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है, और वो आके मैं आपके यहाँ प्रोग्राम कर लूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरा नंबर अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, 8484। लाइट आई? हेलो, नहीं लाइट नहीं, तो एक्चुअली बैटरी डिस्चार्ज हो गई क्योंकि लाइट पहले चली गई। 84233 233 233 89 144, यानी 124 144। हाँ, आप इसमें अपना नाम और पता लिख के मुझे भेज दें, मैं सेव कर लूँगा। मैं नंबर रिपीट करूँ क्या, फिर से दोहरा दूँ? 842338 9। हाँ, मैं यहीं फंस जाता हूँ। तो
तो दादा अगर मैं उन सारे नए बच्चों को आह्वान कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, अब आप सोचते हैं कि बस बेटा बेटी सेटल हो जाएं, उनका दुख ना देखा जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को ट्रेनिंग मिले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और अपनी पूरी ईमानदार कोशिश करूँगा कि उसको एक बेहतरीन इंसान बना सकूँ। मैं किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठाकुर, ब्राह्मण नहीं बनाता जो आजमगढ़ में चल रहा है। मैं एक बेहतरीन इंसान बना सकूँ या बन सकूँ, यही हमारी कोशिश है, क्योंकि इस पृथ्वी को बचाने का ये एकमात्र विकल्प यही है। ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने बच्चों को दूसरे ग्रह पे भेज सकता हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोगों के पास भी इतना कुछ नहीं है। जो हमारे हाथ में इस पृथ्वी माँ को बचाने का, वो हमको दें। ठीक है सर, तो इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ और चाहूँगा स्वामी जी से कि 2 शब्द बताएं। आज जब आए हैं तो हमारे साथ में है नहीं गुरु जी, आप गुरु जी अपने ऐतिहासिक बताएंगे। गुरु जी नौकरी पे थे। हाँ वही बताया पांडे जी हमारे आश्रम पाते जाते हैं और 2-3 गांव में ले गए और इन्होंने अपना वो दिखाया वीडियो। तो हमको लगा कि जिस जगह हम लोग खड़े हैं, जैसा हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, ये कुछ दिन के लिए है। और जबकि अपने वेदों के अनुसार कहा गया जीवेम सरदस, कम से कम 100 वर्ष जीने का कहा गया। उनको 400 वर्ष तक की उम्र है, 100 वर्ष मिनिमम कहा गया। अगर 100 वर्ष हम नहीं जीते हैं तो निश्चित रूप से या तो हमारा यह जहर मुक्त खाद्यान्न या नहीं तो हमारी दिनचर्या और ये सारे उसमें बैठते हैं। तो अपने पांडे जी का हमने देखा कि इस प्रकार का अभियान छेड़े हैं और इतने सारे देशों में जैसा आप बता ही रहे थे, पर्चे तो कोई देने नहीं है और इतनी बड़ी नौकरी करके और आप चले आए जो है। आदमी कौन है? दर्द उठता जिगर में है मेरे, दर्द किसको किसको बताता। तो ऐसे बहुत बिरले लोग हैं कि जो अपना जीवन इसके लिए लगा देते हैं कि नहीं, मानवता की सेवा हमको करने हैं, हमें लोगों को बताना है कैसे जीवन जिया जाता है। हम लोग तो जैसा अपने साथी कह रहे थे कि दिखने से ही लगता है, तो हम लोग तो जीवन जीने की कला बताते हैं। लेकिन जो अपने मान पांडे जी इसमें जो जोड़े हैं कि अगर जिस चीज़ को हम खा रहे हैं और ये अपने जो वीडियो दिखाएंगे कि इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग बहुत ही कम ही उम्र में मर गए। बड़े बड़े उनके डॉक्टर रहते थे, बहुत सारे लोग लगे रहते थे, बहुत अच्छा भोजन करते थे, लेकिन कुछ ही समय मर गए। तो ये जो प्राकृतिक खेती का इन्होंने आह्वान आप सभी को किया है और निश्चित रूप से हमारे ये सारे अधिकारी लोगों ने प्रश्रय दिया है पांडे जी को कि आप बोलिए, और आप लोगों ने जो धैर्य के साथ सुना है तो हम समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार से हम लोग लौट गए तो जो पांडे जी बता रहे हैं कि अपने लड़कों को सही ढंग से रोजगार भी मिलेगा और जहर मुक्त खाद्यान्न पदार्थ भी हमको मिल जाएगा, इससे बढ़िया क्या है? हम लोग पैसा कमाते हैं, चाहे कुछ भी कमाते हैं, इसी के लिए हम लोग कमाते हैं कि अच्छा खाए पिए रहें, अपना जो है अधिक दिन तक जीवित रहें। मित्रों, जीवन का लक्ष्य तो वही है मुक्ति, एकमात्र मुक्ति कहा जाता है। तो मुक्ति जब हम अधिक दिन तक जीवित ही नहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे ही नहीं, तो हम क्या योग करेंगे? कैसे हम अपने जीवन को योग युक्त करके अपने जीवन को सताई बढ़ा लें? तो इसलिए जो पांडे जी ने बताया निश्चित रूप से बहुत ही उच्च कोटि का है और हमारे सामने भी बताया जो है। तो आप सभी तो अधिकारी हैं, तो आप सभी जो पढ़े हैं उस विषय को बताया, और हमारे पांडे जी तो उससे हट करके इसलिए बताए कि ये अब आवश्यकता है, आवश्यकता कोई चीज़ होती है ना, अब आवश्यकता की चीज़ हो गई कि हम लोग मुड़े उधर। जैसे साथी ने कहा प्रश्न किया, इन्होंने उत्तर दे दिया कि ऐसे आप करेंगे तो नहीं लगेंगे, नहीं आएगी और चाहे कोई नहीं लगेगा। ठीक है, सरकार भी विचार कर रही है, इस बार चुनाव भी बड़े तेजी के साथ इस बार हुआ है, लेकिन अब लोग सोचेंगे ही कैसे करें हम जाए, तो भी करेंगे, लोग सरकार करती है, लेकिन हमको भी अपने ढंग से हमको भी सोचना है कि हम सभी कैसे कर सकते हैं। तो जब ऐसे ऐसे स्पेशलिस्ट बैठे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई वो नहीं। जैसे आप कभी बुला देंगे पांडे जी को, गाड़ी लेकर के चले आएंगे, कभी कभी हम जैसे लोगों को बैठा लेते, चलिए आप भी घुमाइए गुरु जी जो है, लोग भी चले जाते हैं। हम लोग भी देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। हमने भी महसूस किया
कि भाई ये चीज़ें अगर हम सभी नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि पुण्य कमाओ, सभी लोग कहते हैं पुण्य कमाइए अधिक से अधिक। हम तो कहते हैं कि रोज हमारे पांडे जी पुण्य कमाते हैं। हम लोग तो रोज अपने ध्यान में रहते हैं, अपने स्वाध्याय में रहते हैं, अपनी दिनचर्या में रहते हैं। जब कोई हम लोग बुलाता है तो जाकर के आध्यात्मिक प्रवचन कहीं दे जाते हैं, लेकिन उतने से बात बननी नहीं है। हमारे जीवन का कैसे सर्वांगीण विकास हो, इस विषय पर हमको सोचना है। और आप सभी को तो, आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी के पास इतना काम होते हुए भी आप सभी आकर के सुन रहे हैं। और हम समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में मान पांडे जी से और पदाधिकारियों से लाभ उठाएंगे। और हमेशा ये ध्यान रखना ही चाहिए कि जब हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं तो हम वैज्ञानिक खेती करें, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। आप वैसे ही उल्टे पुल्टे करते चले आ रहे हैं, केवल धान और गेहूं की खेती करते आ रहे, उससे क्या होना है? उससे नहीं होगा ना, आर्थिक लाभ नहीं कुछ मिलेगा आपको। तो आपको ऐसा भी खेती करना है जिससे हमको लाभ भी मिले। तो हम समझ लीजिए कितनी बातें आप सभी के बहुत पर्याप्त है। धन्यवाद आचार्य जी। और बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच आप आए और आप लोगों को प्रेरित किए। मुझे जाना है अभी। हमारा ये पूर्वांचल पूर्व सैनिक बोर्ड है, कोई आर्मी से है यहाँ पे? आर्मी से रिटायर्ड है कोई? नहीं, यहाँ पे पूर्वांचल पूर्व सैनिक बोर्ड है, वहाँ पे मीटिंग में जाना है। वहाँ पे आर्मी के रिटायर्ड लोग कर्नल साहब हैं, तो वहाँ पे भी SBI स्टेट बैंक का है ना ऑफिस आजमगढ़ में, हाँ उसके साथ। हाँ हाँ जी पी पांडे, हाँ वो हमारे विधिक सहायता मंच के हैं ना। हाँ वो तो बहुत जुझारू आदमी है। और आप उनके साथ में? नहीं, उनके पिता